आज दिन चढ़िया मेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। हाँ जी, माइक टेस्ट कर रहा था यार, गाना नहीं गा रहा था। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग द माइक, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या वैसे ही पढ़ने वाले हैं क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक हेड ये होता है, एक वो होता है, एक ये होता है, ऐसे पढ़े या फिर रैप वर्जन में इसका भी सुना दूं आपको मैं। तो चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रैप वर्जन देख लेते हैं। चार हेड में जो इनकम नहीं आती है वो इनकम अदर सोर्सेज कहलाती है। इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या हो लॉटरी की इनकम, सब कुछ बन जाती है अदर सोर्सेज की इनकम। क्या बात है, क्या बात है। ओ ये क्या बात है, क्या बात है। खत्म, बस हो गया। ट्रेडिशनल वे में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मॉडर्न वे में पढ़ेंगे तो बस खत्म हो गया चैप्टर। चार हेड में जो इनकम नहीं आती है वो इनकम अदर सोर्सेज कहलाती है। इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या हो लॉटरी की इनकम, सब कुछ बन जाती है अदर सोर्सेज की इनकम। ओ ये क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बस इतना ही करवाना था क्या? चलें फिर घर। अरे अब ट्रेडिशनल ढंग में तो पढ़ना पड़ेगा ही ना यार, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का तो रैप नहीं बना सकता। ये तो मैंने इनकम टैक्स रैप का एक एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपको बताया है जो आने वाला है। पर यदि मैं आपको पूरा ही चैप्टर वाइज चैप्टर रैप करवाने लग गया तो सारा पूरा चैप्टर जो है रैप में हो जाएगा। फिर आप रैप करेंगे, ओ ये ओ ये। इन्हांस्ड इंटरेस्ट ऑन इन्हांस्ड कंपनसेशन पे मिलती है 50% की डिडक्शन। ऐसे ही मतलब बनाया नहीं है मैंने, तो ऐसे ही आपको बोल दिया, मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा फिर। पूरा का पूरा जो है अदर सोर्सेज का रैप, पीजीपी का रैप, डिटेल्ड वर्जन, एक एक चैप्टर के रैप्स। क्या यार मज़ा आ जाएगा। पूरा सीए का रैप, क्या बात कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट रैप वर्जन में, और उसकी एक बुक। मतलब कि 8 बुक पढ़ते हैं बच्चा, फिर उसके बाद एक बुक पढ़ेगा रैप वर्जन, खत्म। उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, कुंजी। गजब नहीं हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल वे में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर, जो करीब 12 पेजेस का है और हम इसे 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 5 हेड होते हैं आपके। सैलरी वाला आपको पता है, हम एंड में करेंगे। जो एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है एम्प्लॉय को, उसे सैलरी में टैक्सेबल करते हैं एम्प्लॉय के लिए, और ये हम एंड में करने वाले हैं। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम कर चुके, जो रेंट मिलता है या फिर डीम्ड रेंटल होता है, मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, वो भी हम कर चुके। कैपिटल गेन में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म निकलता है। इंडेक्सेशन कहीं पर होती है, कहीं नहीं होती, कहीं एग्जेम्पशन भी मिलती है। चैप्टर भी रिवाइज करा दिया इसी बहाने, वो हमने कैपिटल गेन में कर लिया। बिजनेस और प्रोफेशन से गेन जो आता है वो पीजीबीपी इनकम बन जाता है। नेट प्रॉफिट को हम बेस बनाते हैं, उसमें प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, कुछ अलाउ कुछ डिसअलाउ कर दिखाते हैं, और टैक्सेबल पीजीपी इनकम लेकर आते हैं। ये पीजीपी हमने डिस्कस कर लिया। अब आखिरी आता है अदर सोर्सेज। 4 हेड में जो इनकम नहीं आती है वो इनकम अदर सोर्सेज कहलाती है। इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या हो लॉटरी की इनकम, सब कुछ बन जाती है अदर सोर्सेज की इनकम। बात खत्म। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट रहेगी, और एग्जेम्प्ट नहीं है और चारों हेड में नहीं आती तो वो इनकम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं डिविडेंड। क्या डिविडेंड सैलरी इनकम है क्या? नहीं। कैपिटल एसेट है क्या डिविडेंड? नहीं। इनकम है वो तो, कैपिटल एसेट थोड़ी ना है। क्या पीजीपी की इनकम है? बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस ही वो सब करना है शेयर वेयर का, तब तो बिजनेस इनकम है, अदरवाइज नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम है सभी के लिए, हालांकि सेक्शन 10 क्लॉज 34 में एग्जेम्प्ट होती है 10 लाख रुपए तक। मतलब ये खैर एक और जो आपका सेक्शन है 115 वाला, उसमें लिखा है 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, बाद वाले पे 10% पर टैक्स लगता है, और सेक्शन 1034 में एग्जेम्पशन लिखी है। दोनों को साथ में रीड करना चाहिए, इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूँ। सेक्शन 1035 है कि डिविडेंड अगर म्यूचुअल फंड देते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है, इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं समझा चुका हूँ। यूनिट्स इशू करते हैं, खुद जो है कंपनीज में पैसा लगाते हैं, सब करवा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे देखेंगे कि ये एग्जेम्प्ट आपके लिए क्यों होता है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए एग्जेम्प्ट क्यों होता है। तो आपके लिए एग्जेम्प्ट इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी है वो इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, और उसकी रेट होती है 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी पहले अपना पीजीबीपी इनकम निकालती है, अदर इनकम निकालती है, उस पर इनकम टैक्स पे करती है,
इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालती है। उसमें से डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उस पर शेयर होल्डर के बिहाफ पर अपनी जेब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करती है। और इसीलिए जो है शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। बट हालांकि बहुत सारे शेयर होल्डर इसी में पैसा डालने लग गए और डिविडेंड की फॉर्म में निकालने लग गए, तो कहा कि भैया 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होएगा रेजिडेंट को जो डिविडेंड मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी से, इन लोगों से, उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो टैक्सेबल होगा। ये बात हमने इंट्रोडक्शन में करी थी। हाउएवर डिविडेंड पेड टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम की ट्रस्ट होती है, उसने भी कहीं पर हो सकता है पैसा लगाया हो, उसे डिविडेंड मिलता है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बिना उसे पेमेंट की जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं कि भैया हमें पेंशन मिलेगी अगर अभी हम पैसा डालेंगे, एम्प्लॉयर भी डालेगा, एम्प्लॉय भी डालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो बाद में रिटायरमेंट के बाद हमें इससे पैसा मिलेगा। तो ट्रस्ट अपने पास पैसा रखती थोड़ी है, वो आगे इन्वेस्ट करती होगी, इन्वेस्ट करने के बाद उसे भी डिविडेंड मिलता होगा, तो उस पर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने की आवश्यकता नहीं है। काटने के लिए कह रहा हूँ, पे करने की जरूरत नहीं है अपनी जेब से। ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के और एग्जांपल हम देखेंगे जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफ़ी करवाया है। ये है दोस्तों आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आप लॉटरी खरीदते हैं, लग जाती है, चांसेस बहुत कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट फिर भी ट्राई ज़रूर करना, क्या पता लग जाए। गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम्स, गेम शोज, पत्ते खेलते हैं, सौदा करते हैं, इंडिया मैच जीतेगी, कौन जीतेगा उसमें पैसे, अगर इंडिया जीती तो मैं इतना, दूसरी कंट्री जीती तो इतना, ऐसे करते हैं ना, सट्टा खेलते हैं ना। बैटिंग, गेम शोज, कौन बनेगा करोड़पति, हॉर्स की रेसेस होती है, क्रॉसवर्ड पजल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जिसे कैजुअल इनकम बोलते हैं, जो कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है, उस पर 30% रेट पर आंख बंद करके टैक्स लगता है 115 में। और ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना भाई, इंट्रोडक्शन में आपको सब करवा चुका हूँ। इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटीज पर कई बार इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपका काम ही खरीदने बेचने का है, आप स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं, आपका काम क्या है, ब्रोकर है, आप ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तो फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो आपकी पीजीपी इनकम होगी। अदरवाइज आपकी अदर सोर्सेज की इनकम कहलाएगी। अगर आपने कोई खर्चा किया इसको अर्न करने के लिए तो आप इसे माइनस कर सकते हैं सेक्शन 57 में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दो ही सेक्शन है, सेक्शन 56 इनकम क्या है, सेक्शन 57 उसमें से डिडक्शन क्या ले सकते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको याद है सेक्शन 24 क्लॉज ए क्लॉज भी था डिडक्शन का, तो सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन 57 है डिडक्शन का। यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसका बिजनेस है उसके लिए पीजीपी इनकम, अदरवाइज अदर सोर्सेज की इनकम होगी। और अगर जो इंटरेस्ट कमाया उसके लिए कोई खर्चा किया तो वो आप सेक्शन 57 में माइनस कर सकते हैं। अभी अमेंडमेंट आई है, रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, 31 अगस्त 2019 के बाद की अमेंडमेंट आई है कि अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम अ यूनिट इन आईएफएससी, शायद मैंने आपको पहले भी कराया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वैसे ही वहां पर जो है आईएफएससी सेटअप करें जो इंडिया के बाहर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो वहां पर जो है लोग जो पैसा लगाते हैं वहां से अगर पेमेंट जाती है इंटरेस्ट की तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, बिकॉज वी वांट कि नॉन रेजिडेंट पैसा लगाएं हमारे आईएफएससी सेंटर्स में, उन्हें उसके बदले इंटरेस्ट मिले, इनकम मिले, और वो उनके लिए टैक्सेबल भी ना हो। दैट इज एग्जेम्प्ट। मुझे याद है कि हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, ध्यान नहीं आ रहा चैप्टर था, एग्जाम्पल था, क्या था, पर वहाँ ये मैंने ज़रूर बताया था, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था, दोबारा से बता रहा हूँ। सेक्शन 10 एक एग्जेम्पशन का सेक्शन है, उसका क्लॉज 15 बोलता है कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाता है और उसका उसे इंटरेस्ट मिलता है तो 3,500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होएगा। मान लेते हैं आपको 5,000 का इंटरेस्ट साल का मिला, तो 3,500 उसमें आप माइनस कर सकते हैं। आपको 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से, आप 2,000 माइनस कर सकते हैं। 3,500 अपर अमाउंट है मैक्सिमम। बट यदि आप ज्वाइंट ओनरशिप में खाता खुलवाते हैं, 2 ओनर साथ में खुलवाते हैं एक खाता जिसमें 2 नाम हैं ओनर्स के, तो फिर आपको जो है 7,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होएगा। समझ रहे हैं आप। और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालने से, पीपीएफ एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें लोग पैसा डालते हैं 15 साल के लिए, 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं पूरे साल में, और हर साल डालने ज़रूरी होते हैं, चाहे 500 रुपये ही क्यों ना डालें।
तो अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। ये बात नीचे लिखी है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेक्शन जो है उसका 10 क्लॉज 11 है। ये आपको याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट याद कर लोगे तो अच्छी बात है। जैसे 10-15 बहुत अच्छा सेक्शन है, याद कर लो। 10-34 10-35 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद कर लो। 10-11 भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। एक पेज आपका डिस्कस हो गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती रहेगी। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स को लिख लीजिएगा कॉपी में, उसे 1-2 बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद आइएगा। क्योंकि ये वाला हेड होने के बाद मैं आपके 2 चैप्टर ऐसे करवाने वाला हूँ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग। और उसके बाद 2 चैप्टर ऐसे करवाने वाला हूँ, टीडीएस टीसीएस वाला और डिडक्शन। अगर ये 4 चैप्टर हो गए तो 4 चैप्टर इसके बाद हो गए तो आपका इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सैलरी को छोड़ के। देयरफॉर आगाह कर रहा हूँ, रिवाइज करो जितना भी पहले हो चुका है। ये चैप्टर हो जाए और आने वाले 4 चैप्टर हो जाए, उसको घोल कर पी जाओ दोबारा से। मतलब जितना अभी तक हो गया उसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। और अब जो हो रहा है वो सेकंड वाला जो पार्ट हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और छोटे मोटे चैप्टर्स, उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज करना। इनकम टैक्स आपका अच्छे से हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। अगर आपका धंधा ही है कि आप मशीन खरीदते हैं और उसे किराए पर चढ़ाते हैं तो फिर आपकी पीजीबीपी इनकम है। अदरवाइज आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होगी, क्योंकि आप मशीनरी से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप मशीन को, एक आपकी खुद की मशीन है खाली पड़ी, आपने सोचा किराए पर देकर पैसे ले लेता हूँ। दैट इज नॉट योर बिजनेस, स्टिल यू हैव गिवन दैट मशीन ऑन रेंट टू समबडी एंड अर्नड एन इनकम दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है मशीन को, फर्नीचर को किराए पर देना। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मैंने आपको कराया था कि अगर ओनर होता है तो उसके लिए अगर टीनेंट से पैसा मिलता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बट यदि टीनेंट आगे किसी को लेट आउट कर दे और बदले में पैसा मिले तो ये टीनेंट जो है ओनर नहीं है, तो इसे हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो पैसा मिलेगा वो इसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तो नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करवाया था, याद होगा आपको, ध्यान से सोचिए। भूल गए? रैप जो है बिल्कुल सही बन गया यार, गजब का रैप बन गया, खुश हूं अंदर से। अब लगता है कि एक एक चैप्टर का रैप अगले साल रिलीज करेंगे, पहले ये तो हो जाए। रिकॉर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया भाई रैप का। अब सामने वाला जब स्टूडियो का बंदा जो है वो जब करेगा काम तभी हो पाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर काफ़ी कुछ हो गया काम यार, बाकी उसका काम है, मेरा तो है नहीं। रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ। वेट कर रहे हैं रिलीज़ होने का, रिलीज़ हो जाए तो उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। पहला है एक्सपीरियंस, मुझे तो गाना भी नहीं आता, मुझे कुछ आता भी नहीं। ये जो गाना रैप वगैरह क्या होते हैं, बस लाइनें दिमाग में लिख ली तो एग्जीक्यूट कर ली, मैं रुकता नहीं, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो भाई पैसे लगे तो पैसे लगे, काम कर लिया, ख़त्म। अब देखते हैं क्या होता है आगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सम रिसीव्ड। की मैन जो आपकी की मैन होते हैं उसके लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सम आपको मिलता है तो क्या होएगा। अगर पर्सन जिसने पॉलिसी ली है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उसे मिलता है तो उसके लिए पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि जब उसने खर्चा किया था तो पीजीबीपी में डेबिट किया था। अब पैसा मिलेगा उसे, अपने एम्प्लॉयज़ का उसने कराया था इंश्योरेंस और उसे पैसा मिलता है, खर्चा किया था, पैसा मिलता है तो पीजीबीपी इनकम होगा। अगर उस बंदे को खुद मिलता है, की मैन को खुद मिलता है, जो एम्प्लॉय था उससे सम रिसीव होता है, तो क्योंकि वो एम्प्लॉय था और उसके एम्प्लॉयर ने प्रीमियम दिया था, एम्प्लॉय को रिसीव हो गया, तो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एम्प्लॉयर से मिला हुआ सारा पैसा उसके लिए सैलरी इनकम होगा। मतलब एक तरह से एम्प्लॉयर ने ही तो पे किया है, डायरेक्टली नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पेमेंट करवा दी कि भैया इंश्योरेंस दे दिया, बाद में उसको मिल गया। या फिर अगर इनके अलावा किसी और इंसान को मिलता है तो उनके लिए अदर सोर्सेज होगा। एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉयर को मिला नहीं, उसके परिवारजनों को मिला, तो उनके लिए अदर सोर्सेज की इनकम होगा। एम्प्लॉय को मिलेगा सैलरी इनकम, की मैन का पॉलिसी का पैसा। एम्प्लॉयर को मिलेगा तो उसने बिजनेस किया था, अपने एम्प्लॉय का खर्चा डाला था इंश्योरेंस का, पैसे मिलेंगे तो इनकम भी होगी, तो इनकम भी मान लेगा। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन। अब ये क्या होता है आपको मालूम है? आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर जो है दोबारा से बता दो इनहैंस कंपनसेशन या कंपनसेशन क्या होती है। जब कैपिटल गेन कराया था तो ढंग से बताया था कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी कंपलसरी एक्वायर कर लेती है आपका सामान, कैपिटल एसेट, तो उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन, जो भी आपको नॉर्मली मिलती है, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। बट यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, आप आगे कोर्ट में अपील करते हैं तो हो सकता है कोर्ट आपकी कंपनसेशन को बढ़ा दे, उसे बोलते हैं इनहैंस्ड कंपनसेशन। उस इनहैंस्ड कंपनसेशन को आप कैपिटल गेन में टैक्सेबल करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कंपलसरी एक्वायर करा, 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं उसके, आपने आगे कोर्ट में केस करा, कोर्ट कहता है भैया 2 लाख रुपए और दे दो,
तो वो उस पर्टिकुलर एसेट के बदले ही तो आपको पैसे मिल रहे हैं. दैट विल बी योर कैपिटल गेन इनकम. जब ट्रांसफर हुआ तब ये, और जब एक्चुअली में पैसे मिले तब आप टैक्स देंगे. इनहैंस कंपनसेशन के जब पैसे मिलेंगे तब आप टैक्स देंगे कैपिटल गेन का. बट अगर उस कंपनसेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट और मिल गया, ध्यान से, कंपनसेशन नहीं, कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट, इनहैंस्ड कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपका कैपिटल गेन नहीं होएगा, वो आपका अदर सोर्सेज का इनकम होएगा. इंटरेस्ट तो डिविडेंड हो या हो लॉटरी की इनकम, सब कुछ बन जाती है अदर सोर्सेज की इनकम. क्या बात है, क्या बात है, ये भी बोलना है. हाँ जी, बोलना पड़ेगा सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या बात है, क्या बात है, बोलना पड़ेगा. किसी ने मुझे सजेस्ट किया ऐसे बोलो, तो रिकॉर्डिंग में आ गया. 1 लाख इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनहैंस कंपनसेशन सेक्शन नंबर 56 में आपके लिए टैक्सेबल होगा, पर सेक्शन नंबर 57 में लिख दिया है कि आप इसका आंख बंद करके 50% माइनस कर सकते हैं. आंख बंद करके 50% आप माइनस कर सकते हैं. तो 1 लाख मिलेगा तो 50,000 ही टैक्सेबल होगा. जैसे आपने देखा था 30% डिडक्शन लेते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, वैसे ही यहाँ पर 50% की डिडक्शन अलाउड है आंख बंद करके. किस पर? इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन. कई स्टूडेंट्स का मेरे पास सवाल आया जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे पिछले बैच के. उन्होंने कहा कि मान लेते हैं सर ये जो कंपनसेशन मिलती है इनहैंस्ड वाली, तो इसमें हम वकील को पैसा देते हैं और लीगल एक्सपेंस होता है, क्या इसे हम माइनस कर सकते हैं? तो जब कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करेंगे उसमें इनहैंस कंपनसेशन को टैक्सेबल करेंगे तो वहां आप माइनस कर सकते हैं लीगल एक्सपेंस जो आपका हुआ है वो कंपनसेशन को पाने के लिए. वो खर्चा माइनस कर जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन में आप टैक्सेबल करेंगे. और अगर इंटरेस्ट मिलता है इस पे तो वो इंटरेस्ट जो है 50% आप माइनस कर लेंगे और बाकी को टैक्सेबल बनाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. सिमिलरली जैसा इसका ट्रीटमेंट होता है वैसा ही कंपनसेशन पर अगर इंटरेस्ट मिलता है, कंपनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का मतलब एक छोटा कोर्ट होता है और मोटर एक्सीडेंट क्लेम का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर ट्राइब्यूनल ने कोई सेटलमेंट करी है और इंश्योरेंस लिया होगा, उसी के बदले मिला होगा, मुझे तो लगता है, यहाँ पे डिटेल में गिवन नहीं है. तो अगर उस पर आपको कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपके लिए 50% डिडक्शन करके बाकी आप यहाँ पर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे. डिडक्शन 57 सेक्शन में मिलती है और टैक्सेबल जो है 56 सेक्शन में होता है. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ज़्यादा कोई नई चीज़ें नहीं आई है. डिविडेंड आपको पता ही था, लॉटरी वगैरह कैजुअल इनकम आपको पता ही था, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है आपको पता ही है. पोस्ट ऑफिस का भी एक क्वेश्चन में हमारा आया था, पहले याद नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन में आया था बट आया था. ये मैंने शायद आपको पीजीबीपी के चैप्टर में ही करवा दिया था. लेटिंग अगर मशीनरी है ये सब है तो अदर सोर्सेज की इनकम होगा. हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में करवा दिया था. की मैन का पीजीबी के चैप्टर में करवा दिया था, है ना. और इनहैंस कंपनसेशन वगैरह हम कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नया थोड़ी ना है. इवन एडवांस मनी जो फॉरफिट होता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में किया था वो भी आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, वो हम वहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा से लिखा है. अब जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है. पॉइंट नंबर 9, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. क्या है सर ये बताइए आप हमें. मैं आपको आज यहाँ तक ही कराऊंगा, 3 ही पेज में आपको कराऊंगा. उसके बाद के जो 3 पेजेस हैं वो एक ऑल टुगेदर अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं बाद में कराऊंगा. और उसके बाद के जो पार्ट रह जाएंगे वो आपको फिर एंड में कराऊंगा. यानी 3 सेशन में हम ये कर पाएंगे, 2 में नहीं कर पाएंगे. पहले सेशन में जनरल चीज़ें हो गई, तो दूसरे सेशन में एक्सटेंडेड चीज़ें हो जाएगी और लास्ट में डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट करेंगे. आज जो है लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है पर जितना भी करा है उसे आप रिवाइज करिएगा ढंग से. शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये प्रोविजन क्या कहता है. ये कहता है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, यानी कि जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो, सिंपल सा लॉजिक है. क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्टेड ना हो. अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, दैट इज नोन एज क्लोजली हेल्ड कंपनी. जैसे कोई छोटी प्राइवेट कंपनी हो गई समझ लीजिए, अगर वो अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है, यानी कि जो उसके शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है, जो कि एक वैल्यूअर कर सकता है, कोई भी बंदा निकाल सकता है,
उससे ज़्यादा पर अगर इशू करती है तो कंपनी को जो है पैसे मिलेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो पैसे मिलेंगे वो कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है आपका सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी प्रीमियम पर इशू करेगी तब, डिस्काउंट पर इशू कर रही तब तो दिक्कत ही नहीं है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, 9 रुपये में इशू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो चेक करेंगे कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि आपका शेयर हो 10 रुपये का फेस वैल्यू, पर इसकी मार्केट वैल्यू हो 100 रुपये, तो फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू की बात नहीं हो रही, इसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर इशू की बात हो रही है। अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करेंगे तो वो ज़्यादा वाला पोर्शन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है जो 130 रुपये का शेयर इशू करती है पर शेयर, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 रुपये है और फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो कंपनी ने जो 130 रुपये पर इशू किया है, 120 से 10 रुपये ज़्यादा पर इशू करा है फेयर मार्केट वैल्यू से, वो 10 रुपये पर शेयर 10,000 शेयर के लिए कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। और ये जो 1 लाख रुपये आएंगे, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये पर शेयर, ये कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू करें तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, शेयर्स इन क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्ड बाय अ फर्म और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये पहला वाला सेक्शन था आपका 7A, और ये 7B था। मैंने 7B पहले करा दिया, 7A बाद में करा रहा हूं। ट्विस्ट ये है जो आपको बातों का ध्यान रखना है, शेयर्स इन अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई फर्म, कोई पब्लिक कंपनी के शेयर नहीं, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर जो हैं वो किसी फर्म को मिलते हैं या किसी और क्लोजली हेल्ड कंपनी को मिलते हैं। ये अगर प्रोविजन सेटिस्फाई होएगा तो यदि विदाउट कंसीडरेशन, अगर विदाउट कंसीडरेशन मिलता है, मतलब कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में मिल गए, किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी को या फर्म को किसी दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर मिल गए जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और आपने कोई भी पैसा उसके लिए नहीं दिया है, तो पूरी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगी। यदि 50,000 से ज़्यादा है तो आपको मिला 40,000 रुपये तक शेयर्स मिल गए किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के। आप इंडिविजुअल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी हो क्लोजली हेल्ड, आपको मिलते हैं किसी दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स। आप फर्म हो, आपको मिलते हैं किसी दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स, फ्री में मिलते हैं। 40,000 रुपये की वैल्यू है, टैक्सेबल नहीं होगी। 50,000 से ज़्यादा है, टैक्सेबल होगी, फ्री में मिले हैं तो। आप बदले में पैसा देते हैं पर एडिक्वेट कंसीडरेशन आप नहीं देते। आपको मिलते हैं 60,000 रुपीज़ के शेयर्स, फ्री में मिलते हैं, आप मतलब फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी को मिलते हैं, बदले में आप जो है 60,000 वाले शेयर्स के बदले 20,000 रुपये देते हैं, तो इसका मतलब आपको जो है 40,000 का अतिरिक्त बेनिफिट मिला है। यदि ये अतिरिक्त बेनिफिट आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का मिल गया तो फिर वो जो है पूरा अमाउंट आपके लिए जो बेनिफिट आपको मिला है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो कंसीडरेशन आपने पे करा, वो पूरा आपके लिए टैक्सेबल होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए के कंपनी से शेयर मिल रहे हैं और आप भी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी के ही शेयर आपको मिल रहे हैं, फ्री में नहीं मिल रहे, आप बदले में जो है 40,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो 40,000 आपने पे करा बट आपको फ्री का कितना मिला, 60,000 रुपये के करीब का आपको फ्री में मिल गया। तो जो आपको फ्री में मिला है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया आपने, 1 लाख के बदले 40,000 रुपये पे करे, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन आपने दिया, 60,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट ऐसे मिल रहा है तो फिर ये 60,000 आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माने जाएंगे। या तो फ्री मिल रहा है 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट, या तो आप थोड़े से पैसे देते हैं पर जो आपका बेनिफिट है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। बट अगर अमालगमेशन और डीमर्जर के टाइम दो कंपनी अमालगमेट हो रही है, डीमर्ज हो रही है, उसमें अगर किसी कंपनी के शेयर दूसरे को दी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो दे सकते हैं, वो तो जेन्युइन है, उसमें तो कैपिटल गेन भी नहीं निकलता। बात समझे आप? तो ये चीज़ें हैं आपकी सारी की सारी जिसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिवाइज कर आइएगा। अगली क्लास में जो है गिफ्ट पर चर्चा करेंगे। गिफ्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। हालांकि अगर आप करना चाहें तो थोड़ा बहुत हम गिफ्ट के बारे में अभी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कॉन्सेप्ट ये 50,000 वाला लग रहा है ना, 50,000 रुपये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, कर सकते हैं हम। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ गिफ्ट आपको और करा रहा हूँ। अगर आपको ये गिफ्ट मिलता है किसी भी पर्सन से, सुनिए, इन जगहों पर मिलता है गिफ्ट, आपको मिलता है इन जगहों पर गिफ्ट मिलता है, फ्री में मिलता है।
आपके लिए टैक्सेबल नहीं होएगा। कहाँ कहाँ पर है? सम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम रिलेटिव, ये कॉमा डाला हुआ है। सम रिसीव बाय इंडिविजुअल फ्रॉम रिलेटिव, आपको अपने रिलेटिव से पैसा मिलता है। आपके हैं पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं, आपके मामा जी आपको पैसा देते हैं, आपके रिलेटिव आपको पैसा देते हैं, आपके लिए वो इनकम मानी नहीं जाएगी वो गिफ्ट, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर यू। अगर मैरिज पर मिलता है बट किसी से मिलता है, रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, दुनिया आए, पैसा देकर जाए मैरिज पर, कोई टैक्स नहीं है उस पर। मैरिज पर, मैरिज एनिवर्सरी पर नहीं, क्वेश्चन आ जाता है। मैरिज एनिवर्सरी लिखी होगी, उसमें मिला 1 लाख रुपए का गिफ्ट, आप कहेंगे एग्जाम्प्ट नहीं। मैरिज पर जो साल में कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी में एक आध बार ही होती है, वैसे तो एक ही बार होती है, कई लोग कर लेते होंगे मालूम नहीं, बट एक ही बार होती है, तो इसलिए मैरिज पर अगर आपको गिफ्ट मिलेगा तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। अगर किसी ने अपनी वसीयत में आपको गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया है, वसीयत में यानी कि उसे लग रहा है कि वो मरने वाला है, मरने वाली है, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लग रहा है एक्चुअली में शायद ना मरे, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, कोई मेडिकल रिपोर्ट आई, कुछ आया, उसको लग रहा है मरने वाला है, जो भी बंदा है उसने अपनी विल बनाई, वसीयत बनाई और किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये तेरे को दे रहा हूं मैं, सारा का सारा जो पैसा है मैं तेरे को दे रहा हूं, तो जिस बंदे को मिलेगा, फ्री में गिफ्ट मिलेगा, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होएगा। लोकल अथॉरिटी से अगर आपको मिलता है, फंड या फाउंडेशन से मिलता है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ट्रस्ट को, ट्रस्ट वगैरह से आपको मिलता है, जो सेक्शन 12AA जो कि CA फाइनल का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें जो है उनकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि अभी हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया होगा मैंने, तो सर से मेरी यही बात हो रही थी, जो मेरे पुरानी फर्म में सर थे, मैनेजर हैं जो, तो उनसे मेरी ये बात हो रही थी, सर एक काम करते हैं, NGO बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम NGO बनाएंगे या ट्रस्ट बनाएंगे और उससे फिर हम इनकम टैक्स वालों से सेक्शन 12AA का अप्रूवल ले लेंगे, जो हमें पैसा देगा उसको डोनेशन का बेनिफिट मिलेगा। वो डोनेशन जो है हम करेंगे, कहाँ पर करेंगे? डिडक्शन के चैप्टर में, और हमें जो है हम उस पैसे को जो है यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, सोशल वर्क के लिए, तो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होएगा, कि जो पैसा मिला उसे आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दैट मनी फॉर सोशल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। तो ये सारा का सारा बेनिफिट है। अगर इन जगहों पर मिलता है, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। अब रिलेटिव कौन होते हैं वो भी डेफिनेशन हम करेंगे। मैरिज पर मिल रहा है, अंडर विल मिल रहा है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लोकल अथॉरिटी, फंड या फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, ट्रस्ट से मिल रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यदि उसके अलावा मिल रहा है किसी पर्सन को, या तो पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीन ही चीज़ें, तीन चीज़ों के अलावा मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तीन चीज़ के अलावा कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा इसे। सचिन तेंदुलकर को फेरारी मिली, उस पर टैक्स नहीं लगा, गिफ्ट में मिली ना, उसको फ्री में दिया ना किसी ने, और वो तीनों कैटेगरी में नहीं आता था। सर क्या बात कर रहे हो, कार तो मूवेबल एसेट होती है। जी, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अपने एक्ट में नहीं ना देखी। मनी का मतलब आपको कैश वगैरह मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो शेयर और सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर सिक्योरिटी समझते हैं आप, कंपनी के शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, प्लस जो कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने किया था, महंगे वाले आइटम, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, और जो भी है पेंटिंग, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, वो सब जो था, वो मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मानी गई है। यानी कैपिटल गेन वाले जो आइटम्स थे और शेयर सिक्योरिटीज, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता, लैंड, बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कई बार फैक्ट्री में ऐसी ऐसी मशीन भी बनती है, पूरी फैक्ट्री ऐसे सेटअप होती है जमीन में धंस कर कि वो भी इमूवेबल बन जाती है। बट जनरली लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। उसमें यही आते हैं बस, शेयर सिक्योरिटीज और ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स एटसेट्रा, और ये आपकी मनी। इसके अलावा कुछ भी आपको मिलेगा किसी पर्सन से, गिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके अलावा कुछ मिलेगा तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होगा। और ये अगर मिल रहा है आपको और इन जगहों पर मिल रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। रिलेटिव से मिल रहा है, मनी मिल रही है, विल के अंदर मिल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। अब आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑलमोस्ट हमने 50% कर लिया। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर 50,000 रुपये से ज्यादा मिलेगा, मनी जो है 50,000 रुपये से ज्यादा की मिलेगी, तो उस केस में जो है फुल्ली टैक्सेबल होगा। और 50,000 से कम मिलेगा पूरे साल में सबसे मिलाकर, तो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे एक्स को जो है 60,000 रुपये का जो है
गिफ्ट मिलता है फ्रेंड से, तो 60,000 रुपये का जो उसे गिफ्ट मिल गया, 60,000 रुपये रुपी टर्म्स में उसे गिफ्ट मिल गया, पैसे मिल गए, तो 60,000 उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर 30,000 रुपये ए से मिला और बी से मिला 25,000, तो टोटल कितना हो गया, साल में 55,000 रुपये उसे मिल गया, तो भी टैक्सेबल है। 50,000 से ज़्यादा एक साल में गिफ्ट मिलता है पैसे में, और यहाँ पर नहीं मिलता, इन लोगों से नहीं मिलता जो एग्जेम्प्ट है, क्या होएगा इंडिविजुअल के लिए, क्या होएगा, आपके लिए टैक्सेबल होगा। एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन। अब बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने समझ लिया क्या होता है, शेयर, सिक्योरिटीज और महंगे वाले आइटम जो कैपिटल गेन में हमने किए थे, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ना कि वो जिसको आप मूव कर सकते हैं। जनरली तो वही होता है जिसको मूव कर सकते हैं, बट यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं है, जो मैंने आपको कराया वही है। आपको ये चीजें मिल जाती हैं, शेयर सिक्योरिटीज वगैरह मिलते हैं 50,000 से ज्यादा, आपको शेयर सिक्योरिटीज मिलते हैं 50,000 से ज्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू का मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, क्या होएगा सर, आप बताइए मुझे। आपको शेयर सिक्योरिटीज मिल गया, तो जिस बंदे ने गिफ्ट किया होगा, शेयर सिक्योरिटीज आर कैपिटल एसेट, और जो बाकी महंगे वाले आइटम है दैट आर ऑल्सो कैपिटल एसेट, फ्री में आपको गिफ्ट किया होगा। तो कैपिटल गेन में हमने प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट किया था कि जो बंदा फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो उसके लिए कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो उसके लिए तो कुछ नहीं निकलेगा, बट जिसको मिला उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि उसके बाद वो जो है प्रीवियस ओनर वाली कॉस्ट को अपनी कॉस्ट मान सकता है कैपिटल गेन के टाइम। समझ आया कॉन्सेप्ट। मिस्टर ए मिस्टर बी को शेयर देते हैं 1 लाख रुपए के, फ्री में देते हैं, तो इन्होंने तो फ्री में दे दिया, कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट कंसीडरेशन, गिफ्ट दे दिया, तो इनके लिए कैपिटल गेन नहीं निकला। इन्हें फ्री में मिल गया, तो इनके लिए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही ये अपनी कॉस्ट मान लेंगे। हालांकि इन्हें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्योंकि फ्री में मिल गया 50,000 से ज़्यादा का मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इनके लिए वो जो अमाउंट है 1 लाख रुपए, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। एक्स गिफ्ट्स अ गोल्ड बिस्किट, जिसे बुलियन बोलते हैं एक तरह से, ईट हो गई 2019, ईयर चेंज कर लेना, मैंने शायद नहीं किया होगा, 2019 या 2020, और 85,000 का जो है गिफ्ट किया है, पूरा का पूरा जो है टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपका कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, यानी आप पैसे तो देते हैं, पैसे आप देते हैं, आपको किसी सामने वाले से पैसा कुछ मिलता है, आपको शेयर वगैरह मिलता है, ज्वेलरी मिल गई, आप पैसा तो देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये 100 रुपये, नहीं, अगर जो उसकी वैल्यू है उससे आप 50,000 रुपये से भी ज़्यादा कम रुपए देते हैं, मतलब जो गैप है फ्री में मिलने की जो चीज़ है 50,000 से एक्सीड हो गई, तो फिर जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअली में है और जो आपने पैसा दिया, वो जो है आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। और जो सामने वाली पार्टी होगी, क्योंकि उसने फ्री में नहीं दिया, उसने आपको 1 लाख रुपए की चीज़ 10,000 में दी, तो वो करेगा भैया देखो 10,000 में मैंने बेचा, कॉस्ट जो थी मेरी इतनी थी, बाकी कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर फ्री था, यहाँ पर पैसे में दिया, फ्री में दिया तो प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट लग रहा था, कैपिटल गेन के चैप्टर में किया था, पैसे देकर किया तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैलकुलेट होगा, जिसने ट्रांसफर किया, और जिसको फ्री में मिल गया 50,000 से ज़्यादा रुपए का फ्री में मिल गया मूवेबल एसेट, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। हाँ जी, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन, इनकम फॉर रेसिपिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए सोल्ड अ बिस्किट टू मिस्टर वाई हिज फ्रेंड फॉर 2 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2019. इट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 1.5 लाख रुपीज। तो 1.5 लाख का इसने दिया, जितने में भी दिया, बट मुद्दे की बात यह है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू सेल वाले दिन 3 लाख रुपए की थी, और 3 लाख वाली चीज इसने अपने दोस्त को दे दी है 2 लाख रुपए की। तो मिस्टर ए ने तो क्या कहा कि भाई मैंने तो 1.5 लाख में खरीदा था, मैं तो 1.5 लाख में खरीद कर जो है 2 लाख में बेच रहा हूं, मेरे लिए तो 50,000 रुपए का कैपिटल गेन निकलेगा। पर मिस्टर वाई के लिए उसने खरीदा, उसने कुछ बेचा नहीं, उसने सिर्फ खरीदा, पर उसने 3 लाख रुपए वाला जो है मूवेबल एसेट, महंगे वाला एसेट, गोल्ड का बिस्किट, उसने जो है 2 लाख रुपए में खरीद लिया, यानी कि 1 लाख रुपए का चीज उसको फ्री में मिल गया, और इसीलिए वो 1 लाख रुपए जो है उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख रुपए मान ली गई है, क्योंकि ये 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली गई है, तो उसकी जो वो कॉस्ट बनेगी वो ये 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि भैया 1 लाख पर उसने टैक्स दे दिया ना अल्टीमेटली,
2 लाख का तो उसके पैसे जेब से गए और 1 लाख पर टैक्स भी दे दिया, तो अब उसके लिए जो है 3 लाख रुपए जो उसकी कॉस्ट बन जाएगी जब फ्यूचर में वो उसको बेचेगा, अगर बेचता है तो। ये पॉइंट यहां नहीं लिखा, एक्स्ट्रा बात आपको बताई है, नोट डाउन कर लेना, कहीं पर आएगा तो देखेंगे, कभी आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, तब भी आपको ये वाली चीज मैंने बता दी है, नोट डाउन कर लेना। रिलेटिव, रिलेटिव कौन होते हैं भाई, ये देखो आप, कौन होते हैं रिलेटिव? इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स, ये होते हैं रिलेटिव हैं। आपको मालूम है टाटा ने ये स्पाउस वर्ड हटा दिया। क्या ये स्पाउस हस्बैंड के लिए वाइफ को स्पाउस बोलते हैं, वाइफ के लिए हस्बैंड उसके लिए स्पाउस होता है? क्या ये स्पाउस का वर्ड है? स्पाउस स्पाउस स्पाउस, मेरे को तो माउस लगता है, चूहा होता है ना, स्पाउस प्रोनाउंस करता हूं तो लगता है माउस, अजीब सा लगता है स्पाउस। उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं बोलेंगे, हम पार्टनर बोलेंगे, बात खत्म, इज्जत देंगे, हम पार्टनर बोलेंगे। अच्छा आपका पार्टनर है, ओके। स्पाउस स्पाउस बहुत हो गया, ये गेम खेल रहे थे आप। रिलेटिव का मतलब क्या है भैया? इंडिविजुअल जो है उसके लिए है, वो खुद तो है ही अपने लिए, तो क्या इंडिविजुअल है ही खुद बंदा, उसकी जो स्पाउस है, उसका स्पाउस है, उसके जो पेरेंट्स हैं, और इन सभी के ब्रदर सिस्टर और उनकी स्पाउस, उनके पार्टनर, इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, भाई बहन हो गए आपके, चाचा हो गए, कौन हो गए, बुआ हो गई, चाचा बुआ हो गए, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर क्या हो गए, वो इन लॉज हो गए आपके, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। और आपके भाई बहन तो भाई बहन है ही, और उनके भी जो स्पाउसेस हैं वो भी आप यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, उनके जो स्पाउसेस हैं वो भी आप यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आसान शब्दों में बताने के लिए यहाँ लिखा है इंडिविजुअल तो है, उसका बीवी या बीवी के लिए हस्बैंड और उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो हैं ही, और साथ में इन सभी के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउसेस, साथ ही में जो है आपके लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट होंगे, डिसेंड कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, समझते हैं ना आप, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आप, आपका बेटा, आपके बेटे का बेटा, बेटा क्या बोल रहा हूँ, आपके बेटे का बेटा, आपके बेटे के बेटे का बेटा, हाँ जी, आपके फादर, आपके फादर के फादर, आपके फादर के फादर के फादर, आपके फादर के फादर के फादर के फादर, तो वो सब क्या होगा? लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल जो चल रहे हैं वो भी कौन होंगे? आपके, आपके और आपकी स्पाउस के, यानी आपके सास ससुर, आपके सास ससुर क्या होंगे? उनके पेरेंट्स, आपके खुद के पेरेंट, दादा दादी क्या होंगे? आपके जो है वो रिलेटिव होंगे, आपके जो है वो रिलेटिव होंगे। और ये जो लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट है, इनकी स्पाउसेस। ये पूरी डेफिनेशन है, पुख्ता डेफिनेशन यहां पर आई है, ये पुख्ता डेफिनेशन यहां पर आई है। लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल और हिज स्पाउस और हर स्पाउस, और उन लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के ब्रदर सिस्टर, और उन असेंडेंट डिसेंडेंट के स्पाउसेस। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या आपके नाना नानी इस डेफिनेशन में आ गए क्या? आप मुझे बताइए, नाना नानी आ गए क्या? आ गए या नहीं आ गए? आ गए या नहीं आ गए? नाना नानी इसमें कहाँ आए भाई? आप, आपके पेरेंट्स आए, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट आपके और आपके स्पाउस के आए। अच्छा, आ ही जाएंगे भैया लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट में देखा जाए तो, क्योंकि आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स हो गए ना, फिर एक तरह से आपकी मॉम के तो पेरेंट्स हो ही गए, तो ये चक्कर है, तो ये भी आ जाएगा भैया, सभी लोग आ जाएंगे। अब जब मैं गया था अपने मामा जी के पास जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैंने उनसे पैसे निकलवाए। मैंने कहा देखो आप मुझे पैसे दोगे, पैसे निकलवाए यानी ऐसी, अरे कुछ गेम वगैरह खेली, ऐसे ही कुछ पैसे निकले। मैंने कहा मेरे लिए टैक्स नहीं लगेगा, पर अगर मैं आपको दूंगा तो आपके लिए टैक्स लगेगा, ये आपका एक्ट बोलता है सर, इसलिए मामा जी से आप पैसे ले सकते हैं। ये देखिए आप 70,000 अगर आपको मामा से मिलेंगे अपने, तो मामा जी कौन है? मामा जी आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर में आते हैं, आपकी मॉम के ब्रदर हो गए ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, यहाँ लिखा होगा आप, आपकी स्पाउस, आपके पेरेंट्स और उनके ब्रदर सिस्टर और उनकी स्पाउसेस, मामा हो मामी हो दोनों आ गए, उनसे पैसा आपको मिलेगा, आपके लिए रिलेटिव है, एग्जेम्प्ट होगा आपके लिए, नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 70,000 आपने मामा जी को दिए, अगर मामा जी को आपने पैसे दिए तो मामा जी के लिए क्या होएगा? मुझे किससे मिले? मामा जी सोच रहे हैं मुझे किससे मिले? मुझे मिले अपनी सिस्टर के सन से,
तो क्या सिस्टर का सन, यहां पर आते हैं सिस्टर का सन, क्या आपके लिए रिलेटिव होगा? नहीं होगा। ये डेफिनेशन की टेक्निकलिटी है, सिस्टर का सन आपके लिए रिलेटिव नहीं होएगा और टैक्सेबल होगा, मामा जी के लिए टैक्सेबल होगा। यही था सर, यही है। और भी आपको बता देते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें जो हफ के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए रिलेटिव होते हैं। तो अगर कोई भी सम प्रॉपर्टी मिलती है हफ को फ्रॉम इट्स मेंबर्स तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। एनी सम और प्रॉपर्टी रिसीव बाय हफ फ्रॉम इट्स मेंबर्स नॉट टैक्सेबल, क्योंकि रिलेटिव से मिल रही है ना सर। अभी तो हमने पढ़ा रिलेटिव से मिलेगा तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पैसा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई, तीनों ही चीज़ें हो गई। ये जो तीनों लिखी हुई है ना, अगर रिलेटिव से मिलती है, मैरिज पर मिलती है तो एग्जेम्प्ट होती है, और अगर अंडर विल मिलती है और लोकल अथॉरिटी फाउंडेशन वगैरह से मिलती है, ट्रस्ट वगैरह से मिलती है तो एग्जेम्प्ट होती है। आखिरी पॉइंट आज का जो कर रहे हैं हम, वो सिर्फ मैं आपको इतना बताकर छोड़ रहा हूँ कि जो भैया आपकी इमोल प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग है, अगर आपको गिफ्ट के तौर पर मिल रही है, गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है, तो वहां पर जो है तीनों चैप्टर का इंटरलिंकिंग होगा। कैपिटल गेन, पीजीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो उन चैप्टर से मैंने एक एक पॉइंट छुड़वाया है वो यहाँ पर कवर होएगा, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि यदि इमोल प्रॉपर्टी भी आपको गिफ्ट के तौर पर फ्री में मिल जाती है, विदाउट कंसिडरेशन मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो उसकी 50,000 से ज़्यादा की है, तो भैया जिस बंदे ने दी उसने फ्री में दे दी, तो उसके लिए तो कैपिटल गेन जो है नहीं निकलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं कैपिटल एसेट तो उसके लिए तो टैक्स नहीं निकलेगा। पर आपके लिए 50,000 से ज़्यादा का अगर आपको सामान फ्री में मिल गया, इमोल प्रॉपर्टी या वो वाली मोबाइल प्रॉपर्टी जो हमने किया, या फिर जो कैश वगैरह हमने बात करी, तो फिर 50,000 से ऊपर मिला तो पूरा का पूरा आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। अगर 50,000 तक पूरे साल में मिला, अगर 50,000 तक मिला तो कोई इनकम नहीं होगी। बात समझ में आ गई आपको? यहां पर वर्ड जो है पर एनम लिख दिया है, यहां पर एनम नहीं लिखा है, तो वही विवाद चलते रहता है। जैसा बुक में दे रखा होगा वैसा करेंगे, पर ये आपका पर एनम है जो कैश मिलता है। बाकी जगह पर ट्रांजैक्शन भी कई लोग लेते हैं। हम कैसा करेंगे, जैसा बुक में दे रखा होगा वैसा हम करेंगे। एक्ट नहीं पढ़ना सर, हमें स्टडी मटेरियल करना है। जैसा दे रखा है वैसा हम करेंगे। हो सकता है उसमें 19-20 कुछ चीज़ें गलत भी हो, पर 99% तो ठीक है, 95% तो ठीक है। तो जैसा दे रखा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि नंबर उसी से मिलेंगे। तो वहां पर एनम लिखा था, यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। और यदि आप थोड़े से पैसे दे भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 लाख की चीज़ है, 6 लाख रुपए की चीज़ है, थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, 2,000 5,000 रुपये देते हैं, बट फ्री में आपको कितना मिल गया वो देखा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कंसिडरेशन आपने दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम का कंसिडरेशन आपने दिया, और 50,000 से ज़्यादा कम आपने कंसिडरेशन दे दिया, साथ में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 105% से भी ज़्यादा है। तो जैसा कि कैपिटल गेन में ऐसा कुछ था आपका प्रोविजन कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे, तो यहां भी वो चीज़ लिख दी है, यहां भी वो चीज़ लिख दी है कि अगर 50,000 से कम रुपए का, अगर 50,000 से ज़्यादा रुपए का डिफरेंस आ रहा है जो पैसे आपने दिए और जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, साथ में जो डिफरेंस है वो 105% से भी ज़्यादा का है, आप जो कंसीडरेशन देते हैं उसमें 5% ऐड कर लो, उसके बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा ही बन रही है, तो फिर उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी माइनस जो कंसीडरेशन आप पे कर रहे हैं वो आपकी इनकम मानी जाएगी। और जो सामने वाला बंदा है, क्योंकि यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 105% ऑफ द कंसीडरेशन से ज़्यादा है, तो सामने वाले के लिए भी क्या होएगा, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी, उसमें से कॉस्ट माइनस करेगा, कैपिटल गेन निकालेगा। तो वो ऐसे निकालेगा और आप ऐसे निकालेंगे, आपको फ्री में मिल गया तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्योंकि आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली गई है, अब मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए का जो है इमोल प्रॉपर्टी आपको मिला, आपने जो है 10 लाख रुपए दिया, तो 20 लाख का क्या था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आपने 10 लाख रुपए उसकी पेमेंट करी। जिस बंदे ने खरीदा था सामान वो 5 लाख रुपए का खरीदा था, कॉस्ट थी 5 लाख रुपए कॉस्ट थी, 10 लाख का बेच दिया, पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख थी, तो इस बंदे के लिए क्या होगा 20 लाख सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, माइनस 5 लाख रुपीज अगर शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होएगा तो 15 लाख रुपए का इसका कैपिटल गेन आएगा। जिसने ट्रांसफर किया, जिसको मिला,
वो कहेगा कि भाई देखो मैंने तो 10 लाख रुपए पे करे, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, पर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, यानी मुझे 20 लाख रुपए वाली चीज़ जो है 10 लाख में मिल गई, तो मुझे 10 लाख रुपए तो फ्री में मिल गए, दैट विल बी माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और क्योंकि मैं इस 10 लाख को अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लूँगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिल गई, 50,000 से ज़्यादा फ्री में मिल गई, तो फिर अब जो मेरी कॉस्ट बन जाएगी वो मेरी 20 लाख रुपए कॉस्ट बन जाएगी यदि मैं फ्यूचर में बेचता हूँ। ये बात यहाँ नहीं लिखी है, आपको करवा रहा हूँ, बुक में भी नहीं है, आता भी नहीं है पेपर में, फिर भी आपको करा रहा हूँ, आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि आपने एक बार टैक्स पे कर दिया तो अब वो जो है आपके लिए कॉस्ट मानी जाएगी। फॉर रिसिपिएंट हु हैज इंक्लूडेड इन हिज इनकम, यहाँ पर लिख भी दिया, अच्छा वैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। ए ने जो है बेचा अपना घर जिसका कॉस्ट था 10 लाख रुपए का, अच्छा 10 और 20 लाख का ही मैंने एग्जाम्पल लिया, वाह, जो पिछले साल एग्जाम्पल लिया वही मैंने आपको बिना देखे दिया, सच में मैंने ये नहीं पढ़ा था भाई, पिछले साल एग्जाम्पल लिया था, अभी ताज़ा एग्जाम्पल दिया, वो भी 10 और 20 लाख का ही दिया है, प्राउड मोमेंट। तो यार इसको ना ईयर को चेंज कर लेना, मैं कर दूंगा ईयर चेंज। मिस्टर ए सोल्ड हिज हाउस 10 लाख रुपए वाला 2018 में परचेज करा था, 2019 में बेचा 20 लाख का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपए थी। तो भैया जिसने बेचा, भले ही उसको जो है 10 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, जो भी है, पर वो 23 लाख रुपए को अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ द सेल कंसीडरेशन से भी ज़्यादा है, तो उसे वो क्या मानेगा, अपनी सेल कंसीडरेशन एज्यूम करेगा, माइनस 10 लाख उसको कॉस्ट पड़ी, 13 लाख उसका कैपिटल गेन आ गया शॉर्ट टर्म। जिस बंदे को घर मिला, जिस बंदे को जो है घर खरीदा जिसने, उसको 23 लाख रुपए वाली चीज़ मिल गई है 20 लाख में, दिए 20 लाख मिला 23 लाख, तो 3 लाख रुपए का उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। अब क्योंकि उसने 3 लाख रुपए पर अपना टैक्स दे दिया है, तो जो है 20 लाख उसने दिए और 3 लाख पर उसने टैक्स दे दिया, तो अब उसके लिए जो कॉस्ट है वो 23 लाख रुपए बन गई। फ्यूचर सेल करेगा तो 23 लाख रुपए को अपनी कॉस्ट मानेगा। अब मिस्टर बी जो है 2020 में जो है इसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख माइनस 23 लाख करेंगे कि भैया मैंने 20 लाख में खरीदा कॉस्ट और 3 लाख मैंने अपनी इनकम मान ली, तो मेरे लिए 23 लाख रुपए की कॉस्ट मेरी हो गई है। और फिर जो है 23 लाख को कॉस्ट मानकर आगे जो है अगले साल 30 लाख में अगर बेचता है तो 7 लाख का कैपिटल गेन बंदा लगा सकता है, निकाल सकता है। ठीक है ना सर। अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो असेसिंग ऑफिसर जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है, जैसा सेक्शन 50C में किया था, सेम चीज़ यहाँ पर ही एप्लीकेबल होती है। इतना ही करेंगे, अगला प्रोविजन जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा और ऑलमोस्ट जो है आपका हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।